आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाती है। जैसे आईएएस में सफलता के लिए बहुत सारे तरीके, मेथड जो है वो बताए जाते हैं विद्वानों के द्वारा भी। जब लोग कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो तरह तरह की सलाह जो है वो दी जाती है, और कभी कभी कन्फ्यूज़न भी पैदा हो जाता है कि क्या किया जाए, यानी संशय की स्थिति भी देखने को मिलती है। हमें कोई भी तरीका तब अपील करता है जब वो साइंटिफिक होगा, नेचुरल होगा, प्रकृति के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम उसके साथ कुछ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी मेथड होगा तो वो हमें जब तक अपील नहीं करेगा, यानी हमारा दिल उस पर आना चाहिए, हमें लगेगा कि हाँ इससे हम मंजिल पा सकते हैं, इस साधन के ज़रिए हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, तब वो चीज़ क्या होता है कि उसको हम फिर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको उसको फॉलो भी तो करना है। तो ऐसे में कुछ बातें जो मैंने महसूस की तो उसी को आपके सामने पेश करने की एक कोशिश है छोटी से, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर भी कर देंगे ताकि वहाँ तक पहुँच जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपका एक प्रेम भी मिलेगा, और फिर जब भी कोई वीडियो मान लीजिए बनाई जाती है तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो कोशिश ये है कि आपकी हेल्प हो। तो देखिए, होता ये है कि अगर हम दो चीज़ों को आधार बना के चलें, यानी जैसे नेचर में लेके चलते हैं, जैसे हमारा एक शरीर है मान लिए, क्योंकि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो हमें नोट्स बनाना है। अगर हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास मान लिए इतने संसाधन नहीं हैं, तो ऐसे में अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें किस मेथड को अपनाना चाहिए कि हम बिना कोचिंग के भी सफल हो जाएं। तो दो बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि जैसे हमारा शरीर है, अब शरीर देखिए उसमें बहुत सारे घटक तत्व भी तो हैं, बहुत सारे उसके अंग हैं। उन अंगों के मेल से जो है, संयोजन से ये हमारा शरीर बनता है। जैसे एक मकान है तो मकान को बनाने में ईंट होती है, सीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब वो मकान तैयार होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति के अंदर हमको एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि जो चीज़ बनती है तो उसके लिए कोई ना कोई उपादान कारण होता है, कोई ना कोई सामग्री होती है। अब सामग्री बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे सब्ज़ी बनाना है अगर, तो मसाले बहुत सारे हो सकते हैं। फिर अगर आलू की सब्ज़ी बनाए तो आलू भी होगा और बहुत सारे मसाले होंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी, तब जा कर के आलू की सब्ज़ी बन पाएगी। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इस पूरे नेचर को देखें तो इसके अंदर एक हमको संगठन दिखाई पड़ता है, यानी एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे हमारे शरीर का एक स्वरूप है, लेकिन हमारे शरीर का स्वरूप जो घटक अंगों से मिल करके बना है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें किसी भी वस्तु का स्वरूप अगर देखना है तो उस वस्तु को बनाने वाले घटक तत्व भी तो होंगे। उन घटकों के मिलने से ही वो वस्तु बनेगी। जैसे घड़ा है तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत है, कुम्हार होना चाहिए, चाक होना चाहिए, नहीं सारी चीज़ें मिल करके ही वो घड़ा बन पाएगा। तो फिर जो वस्तु होती है उसके घटक तत्व होते हैं, यानी वो मूलभूत चीज़ें जिससे वो वस्तु बनती है। और कोई विचार है तो उसके वैचारिक पक्ष होंगे, बहुत सारे डायमेंशन होंगे, वो सारी बातें होंगी जिससे कोई एक विचार, मान लिया क्रोध पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो अगर क्रोध पर निबंध लिख रहे हैं तो क्रोध से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें उस निबंध में लिखी जाएंगी। अब लिखने का अपना अपना अंदाज़ होता है, लेकिन वो बातें मूलभूत जो रहेंगी वो उसमें रहेंगी, आपको मिलेंगी। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि कोई विचार है, कोई वस्तु है, उसके घटक होते हैं, तो उसी घटकों के मिलने से स्वरूप बनता है। तो स्वरूप पे हम देखेंगे, ध्यान देंगे, और उसके बाद घटक तत्व को देखेंगे। यानी स्वरूप का निर्माण घटक तत्वों से होता है ना, उसके फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं। तो अगर हम घटक तत्वों को पहचान लेते हैं तो उसके आधार पर वही स्वरूप निर्मित होगा। तो स्वरूप ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्वरूप ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी आर्टिकल पढ़ें, कोई भी निबंध पढ़ें, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, अपना हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें जो बातें दी हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम मान लिए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं तो उसका एक स्वरूप है, तो उस स्वरूप को जानने के लिए हमें उसकी बातों को समझना पड़ेगा, जो कि इस स्वरूप को जिन्होंने बनाया है। तो घटक तत्वों की जानकारी ज़रूरी है, यानी वो बातें जिनसे कि वो पूरा विचार बना है। तो अगर हम स्वरूप को जानना चाहते हैं तो घटक तत्वों को देखना पड़ेगा। फिर घटक तत्वों की उपयोगिता हमको चेक करनी पड़ेगी कि ये घटक तत्वों की उपयोगिता कैसी है। यानी बहुत सारे घटक तत्व, मान लिए हमने कोई लेख पढ़ा, हम कोई भी अपना सिलेबस का कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं या कोई शीर्षक हम पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि इतनी घटक बातें हैं। अब इन घटक बातों में उपयोगिता के आधार पर हम चेक करेंगे कि उसका क्रम अगर हम तय कर सकते हैं। हो सकता हो जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाए तो बॉडी चल नहीं पाएगी। जैसे ब्रेन को हटा नहीं सकते, हार्ट को हम हटा नहीं सकते, गुर्दे को हम हटा नहीं सकते, लीवर को हटा नहीं सकते,
यानी ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनको हटाने पे शरीर चल ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हाथ मान लिए किसी दुर्घटना में हमारा जो है डैमेज हो, कट जाता है, पैर कट जाता है, तो तब भी शरीर बचा रहता है, यानी जीवित रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वैचारिक पक्ष होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, जिनको अगर हटा दिया जाएगा तो फिर उसका स्वरूप बन ही नहीं पाएगा, वो विचार ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें जब घटक तत्व का हम निर्धारण कर लें तो फिर उनकी उपयोगिता के आधार पर देखें कि इसको हम क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से विचार केंद्रीय हैं। तो फिर क्या होगा, अपना नोट्स जो है हम उस विचार को इसी आधार पर फाइल में, कॉपी में हम घटक तत्वों को आधार पर ही तैयार कर लेंगे, फिर उसका वो स्वरूप बन जाएगा। जैसे नगरीकरण है, मान लीजिए हमें नगरीकरण पे पढ़ रहे हैं, तो अब नगरीकरण के लिए सीधी बात है, एक इलाका होना चाहिए, वहाँ नगर का विकास है, तो एक आदर्श के रूप में नगर कैसे होता है, तो नगर के अंदर इसका स्वरूप देखिए क्या होगा। तो बहुत सारी घटक बातें हैं जिससे कि नगरीकरण का पूरा एक विचार प्रकट होगा, जिसमें देखिए मकान भी है, सड़क भी है, यातायात के साधन है, जल है, ऊर्जा है, शैक्षिक संस्थान होते हैं, पुलिस है, बैंक है, बहुत सारी बातों से मिलकर कोई एक नगर का स्वरूप तय होता है ना, नगर का एक ढांचा एक आदर्श रूप में तय होता है। तो उन मानकों के आधार पर हम देखें कि भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ या किसी देश में कैसे हुआ है, हम कोई कंपैरेटिव स्टडी तभी तो कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मानी सी बात है, वो एक मेन टॉपिक होगा, उस टॉपिक के फिर स्वरूप को हम देखेंगे, और स्वरूप को देखने के लिए घटक तत्व देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये तो अंगों के मेल से बनी है ना, वही एक बॉडी बन जाती है। तो जब हम घटक तत्वों का वितरण देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे उस विचार में, तब हम फिर उपयोगिता के आधार पर ये बात देखेंगे कौन कौन से विचार केंद्रीय पहलू उसको लिए हुए हैं। जब हम इस तरह से अपना नोट्स बना लेंगे फॉर्म में, पॉइंट वाइज में, बहुत ज़्यादा विस्तार करके हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा कम समय में नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और फिर मेंस में हमको तो खुद लिखना है, तो उसी के बेस पर नगरीकरण का जैसे हमने एक चार्ट बना लिया, इसमें ये बातें जो है घटक तत्व हैं, और जो भी उसके डायमेंशन होंगे उसको घटक तत्व में हमने लिख लिया, इससे इसका स्वरूप बनता है। और फिर हम अपना पेपर में, यानी जो आए हुए प्रश्न हैं उसके आधार पर लिखने की कोशिश करें। तो जब हम स्वरूप का ज्ञान कर लेंगे तब फिर हमें क्या दूसरे घटक तत्व पे आना है, जो है कि प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है, यानी दो चीज़ें लेके हमको चलनी है, एक तो चीज़ हमारा स्वरूप का ज्ञान हो गया और दूसरा है प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। तो जब हम घटक तत्वों को जान लेंगे और उनके जो पक्ष हैं, उनके केंद्रीय पहलू को समझ लेंगे, ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण, इसको हटाया नहीं जा सकता, और बहुत सारे जितने भी डायमेंशन उसको नोट कर लेंगे जब हम, तो फिर क्या होगा कि उसके आधार पर हम फिर प्रस्तुति बहुत आसानी से करेंगे, और अच्छी प्रस्तुति होगी तभी तो हमको नंबर मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो सबसे पहले उसके स्वरूप को देखें, और स्वरूप को देखने के लिए घटक तत्वों को देखना पड़ेगा, और फिर घटक तत्वों को अलग अलग हम उसको हाईलाइट करें, ये बातें इसमें मुख्य हैं, इन्हीं के आधार पर ये पूरा विचार बनता है। और फिर उपयोगिता हम देखें, क्योंकि हमारे देखिए शरीर में आँख है, सबसे ऊपर है, अब आँख भी एक अंग की ही कोटि में लेकिन सबसे ऊपर है, ब्रेन के पास है, आँख के बाद देखिए नाक आती है। उपयोगिता के आधार पर इस शरीर में अलग अलग अंगों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। अगर यही दोनों आँखें मान लीजिए पीछे होती हमारे, और नाक आगे होती, मुँह आगे होता, तो हमारा स्वरूप बिगड़ जाता। तो उपयोगिता को हमें ध्यान में रखना है कि अब जैसे देखिए नाक मुंह के जस्ट ऊपर है, क्योंकि जब हम खाना पास में लाएंगे, अगर नाक मान लिए नीचे होती और मुंह उसके ऊपर होता तो हम खाना लाते, तो फिर उसके नाक की उपयोगिता जो है वो सूंघने के संबंध में भी है। जब मुंह के पास खाना लाएंगे तो नाक एकदम पास ही में है मुंह के, तो स्मेल से हम अगर मान लिए खाना ख़राब रखा हुआ है तो हम पहचान लेंगे, अरे महक सही नहीं आ रही है, तो उसको हम खाने को हटा देंगे। तो कहने का अर्थ है कि उपयोगिता को ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरी सृष्टि के अंदर, नेचर के अंदर उपयोगिता को भी बहुत ध्यान में रखा गया है, उपयोगिता के आधार पर चीज़ों को अरेंज किया गया है। तो इसलिए जब हम उपयोगिता को देखेंगे तब घटक तत्वों का क्रमबद्धता, उसका क्रम है 1 2 3 4, उसमें कौन कौन सी बातें केंद्रीय हैं, तो फिर उसका निर्धारण हम कर लेंगे। फिर हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि तो हमने भाई जैसे नगरीकरण है तो उसके घटक तत्व तो यहाँ चार्ट में बना के लिख रखे हैं, उसी को हम दोहराते रहेंगे। और फिर क्योंकि हमको मेंस में लिखना है तो हम पहले से ही प्रस्तुति के आधार पर जो है दूसरा पक्ष जो प्रस्तुति है, स्वरूप और प्रस्तुति, तो फिर हम प्रेजेंटेशन भी करने लगेंगे, क्योंकि घटक तत्व तो सारे हमको पता है। तो जो आए हुए प्रश्न हैं उसका अभ्यास करें, खुद से सवाल बनाने की कोशिश करें, कहीं से ये प्रश्न मिलता है तो फिर हमारे लिए प्रस्तुति जो है वो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कठिन नहीं होगा, और फिर नंबर मिल जाएगा। किस आधार पर लिखना है, पॉइंट के आधार पर लिखना है कि किस तरह से लिखना है, इसका तो हम प्रश्न के आधार पर ही निर्धारण कर लेंगे। तो ये आपको एक चीज़ मैंने आपको दिखाई। तो अब देखिए फिर आगे चलते हैं इसमें, जैसे क्या कहते हैं, देखिए चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है चिंतामणि, तो उसके अंदर देखिए निबंध संग्रह है ये। तो उसमें देखिए कई निबंध लिखे हैं, जैसे अब भाव है, पहला निबंध लिखा है भाव पर यानी मनोविकार पे, दूसरा निबंध लिखा है उत्साह पर, तीसरा श्रद्धा भक्ति पे लिखा है, करुणा पे लिखा है, लज्जा और
ग्लानि पे लिखा है, लोभ और प्रीति पे लिखा है, घृणा पे लिखा है, ईर्ष्या पे लिखा है, भय पे लिखा है, क्रोध पे लिखा है। तो काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, इस पर 15वां निबंध लिखा है। तो ये पुस्तक जो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसमें इनका निबंध संग्रह है ये। तो अब देखिए कि अगर हम देखें कि भाव के ऊपर, मनोविकार के ऊपर इनके जो विचार हैं, तो उसमें सारी जो वैचारिक पक्ष है उसमें घटक बातें हैं कि भाव क्या होता है, मनोविकार क्या है। अब जैसे ईर्ष्या है तो ईर्ष्या के बारे में लिखा है, उत्साह है, तो जो इसके वैचारिक पहलू होंगे, घटक बातें होंगी जो उसका स्वरूप उत्साह का तय करेंगी। क्योंकि उत्साह जो है वो तो एक भाव है, लेकिन ये भाव जो है बहुत सारी चीज़ों से पैदा होता है, बहुत सारे घटक इसके पहलू होंगे, उससे इसका वजूद अस्तित्व स्थापित होता है। तो जब हम वो बातों को अपने चार्ट में बना लेंगे, घटक बातें, मूलभूत बातें, तो उत्साह पर हम अगर जो भी विचार हमारे मन में जब चला जाएगा तो हमारी क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा, वैचारिक पक्ष को ऊंचा करेगा, जिससे सिविल सेवा में यानी आईएएस के अंदर जो निबंध आते हैं दार्शनिक पहलू के, उसको लिखना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होगा फिर, क्योंकि हमने बहुत जगह से अलग अलग टॉपिक पर पढ़ रखा है। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट से घृणा के ऊपर लिखा हुआ है, घृणा क्या है, लोभ और प्रीति पर लिखा है निबंध। और कोई ये मामूली नहीं है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो उनका लिखा हुआ जो भी टॉपिक पे लिखा होगा, तो अपने जो अनुभव उनका है उसका एक निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कहने का अर्थ यही है कि जैसे आपदा प्रबंधन है, अब तो आपदा प्रबंधन जो है सीधी सी बात है कि एक विषय है। अब इस विषय के घटक तत्व हैं कि आपदा के आने से पहले के कार्यक्रम होंगे, बातें होंगी जिसको हमको ट्रीट करना है, उसका इंतज़ाम करना है कि आपदा के आने से पहले ही अगर हम कुछ बातों को तय कर लें तो आपदा आ भी जाती है तो नुकसान नहीं हो पाएगा। आपदा मान ली आ गए, उसके बाद कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके घटक तत्व होते हैं। बिना उसके जो है हम उस विचार का स्वरूप ही नहीं निर्मित होगा ना। क्या हम अपने अंगों को हटा दें, अगर पैर को हटा दें तो क्या हमारी इस तरह से बॉडी बन पाएगी? तो कहने का अर्थ ये है कि स्वरूप को पहचानना और फिर स्वरूप के आधार पर उसके घटक तत्व को देखना, फिर उपयोगिता के आधार पर उनकी क्रमबद्धता को तय करना। अगर हम तय कर सकते हैं तो उसके बाद फिर प्रस्तुति का पहलू, यानी स्वरूप और प्रस्तुति, यही दो बातें हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश की थी। और ये प्रकृति में हर जगह है। देखिए आप अगर हम ऊँट को देखें तो ऊँट का अपना एक अंगीय स्वरूप है और उसकी अपनी एक क्या है, उसके जो उसके एक पहलू है, शरीर का ढांचा है, तो आप देखेंगे उसमें वैसे ही अंगों का विकास हुआ है, वैसी सारी बातें हुई हैं जो रेगिस्तान के मतलब जो वातावरण है उसको सहने की क्षमता होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, तो प्रकृति के अंदर स्वरूप और फिर उसके घटक तत्व और फिर उसका प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति का मतलब है जैसे बॉडी के अलग अलग अंग हैं उसको मिला दिया तो एक प्रस्तुति हो गई। एक प्रेजेंटेशन ही तो है हमारी बॉडी क्या है, ये एक प्रस्तुतिकरण है। पहले एक ढांचा निर्मित होता है, उसमें अंगीय व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है, तो फिर प्रेजेंटेशन आ जाता है, एक शरीर हमारा प्रकट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कोई विचार है उसके भी घटक पहलू होते हैं और उनको एक वैचारिक शब्दों के क्रम में जब बांध दिया जाता है तो पूरा विचार जो है वो निबंध के रूप में, किसी भी लेख के रूप में प्रकट हो जाता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है उसका। तो अच्छा प्रेजेंटेशन कब होगा? जब हमारा विचार अच्छा हो, उसके सारे पहलू को हम पकड़ें जो कि उसके दार्शनिक पहलू हैं, और उसको क्रमबद्ध यानी क्रमबद्धता के क्रम में सारे घटकों को रखें तो वो चीज़ आकर्षित करने लगती है, अच्छा निबंध हो जाता है। तो यही है कि इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, फिर पढ़ना हमारे लिए रुचिकर हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का स्वरूप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए पढ़ाई जो है बोरिंग नहीं होगी, एक जो दबाव रहता है नहीं, बल्कि उसमें रुचि पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम स्वरूप पे ध्यान दे रहे हैं ना और घटकों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमारे लिए आराम से चार्ट बनाना, यदि ज़रूरी नहीं कि पूरा हम उसके बारे में नोट्स बनाने लगें तो बहुत समय जाएगा ना भाई। हमको आईएएस बनना है, एक प्रशासक बनना है, तो हमें घटक तत्वों की जानकारी हो जाए, उसी को हम अपने शीर्षक के हिसाब से जो भी सिलेबस में पॉइंट हैं, जो भी बातें हैं, उसके आधार पर हम घटक तत्व को कॉपी में अपना लिख लें तो एक कॉपी अच्छी हमारी तैयार हो जाएगी। फिर हम उसको दोहराते भी रहेंगे, आसान भी हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, और फिर हम उसको प्रस्तुति भी करते रहें, पुराने प्रश्न आए उसको लिखते रहें, तो इन घटक तत्व भी हमारी पकड़ हो जाएगी, हमारा विचार भी मजबूत हो जाएगा। और स्वरूप को देखने से क्या है कि हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाएगी किसी चीज़ को देखने की। एक अच्छे प्रशासक के तौर पे भी हम सिलेक्ट होंगे तो किसी भी समस्या का समाधान हम कर लेंगे कि उसका जो समस्या का स्वरूप होगा, जो उसकी घटक बातें हैं, हम उसको एनालाइज कर लेंगे, हाँ ये बातें हैं, इसकी वजह से समस्या आ रही है, इसका समाधान ये होगा। जब घटक तत्वों की जानकारी होगी तभी कोई अगर मान लिए उपाय होगा तभी तो कर पाएंगे, जब उसका स्वरूप का ज्ञान होगा। तो इसलिए ये आपके सामने एक मैंने विचार रखा था, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इससे मदद मिलेगी। तो इसे शेयर भी करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत वैल्यूएबल विचार है तो इसको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचेगा। और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फिर इसके बाद किसी विषय पर आपके सामने कोई वीडियो पेश किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।